अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है ब्रेन और ये ब्रेन के ऊपर थर्ड पार्ट है, यानी कि ब्रेन का थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी जो 2 पार्ट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक जो है वो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले, आज का लेक्चर प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो कि हम लोगों ने क्या चीज़ें कवर कर ली हैं और किन चीज़ों को अब हम लोग कवर करेंगे। हम लोगों ने ब्रेन स्टार्ट किया था, ब्रेन पढ़ लिया, ब्रेन देख लिया कि ब्रेन क्या होता है, कि इसका साइज़ क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसकी क्या डिवीजन होती है, किस तरह से इसको डिवाइड किया गया। ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है इसका फोर ब्रेन। फोर का वर्ड जो आया है वो फॉरवर्ड से आया है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, ये सबसे पहले वाला यानी कि सबसे आगे वाला ब्रेन होता है, इसीलिए इसको फोर ब्रेन कहा जाता है। फोर ब्रेन के लिए ही एक और टर्म यूज़ होती है, डैट इज़ प्रोजेंसेफेलॉन। बायो में याद रखिएगा, जहाँ पर भी प्रो का वर्ड यूज़ होगा, जहाँ पर भी प्रो का वर्ड आएगा, उसका मतलब होता है पहले। सेफेलॉन का मतलब होता है, सेफेलॉन हमेशा ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो प्रोजन सेफेलॉन ये वो वाला ब्रेन का हिस्सा होता है जो सबसे पहले डिवेल्प होता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्रेन जो होता है वो डिवेल्प हो रहा होता है, यानी कि ब्रेन बन रहा होता है, तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा बनता है? वो बनता है फोर ब्रेन। इसी वजह से इसे प्रोजन सेफेलॉन कहा जाता है, सबसे पहले बनने वाला हिस्सा। फिर दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन। मिड का मतलब क्या होता है? दरमियान वाला हिस्सा। ये वो हिस्सा होता है जो दरमियान में प्रेजेंट होता है, इसी को मीजनसेफेलॉन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दरमियान में डिवेल्प होता है। फिर आ जाता है सबसे पीछे वाला हिस्सा, जिसे हाइंड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि हाइंड का मतलब होता है पीछे, और ये ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो पीछे, जो सबसे पीछे मौजूद होता है, इसे हाइंड ब्रेन कहा जाता है। और इसी के लिए एक और भी टर्म यूज़ होती है, डैट इज़ रोम्बनसेफेलॉन। अब जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन की आगे से डिवीजन की गई है इनटू टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन के अंदर दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक आ जाता है सेरिबेरम और दूसरा आ जाता है ओलिफैक्टरी बल्ब। डायनसेफेलॉन, डाई का मतलब होता है दो, ये वो हिस्सा होता है जो कि जिसके अंदर आगे से दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, दो पार्ट में ये डिवाइड होता है। एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होता है, इसी को इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं, जितने भी टाइप के इमोशंस होते हैं, खुशी, गम, बदले का इमोशन, किसी भी टाइप का इमोशन जो होता है, गुस्से का, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा होता है? लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। इसके लिए ही एक और टर्म यूज़ होती है, इसको इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है और इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। अब लिम्बिक सिस्टम के अंदर आगे से 3 पार्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है हाइपोथैलेमस, दूसरा आ जाता है एम्बिगडाला और तीसरा आ जाता है हिप्पोकैम्पस। हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन की भी आगे से डिवीजन की गई है इनटू मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। अब जो मेटेनसेफेलॉन है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक है सेरिबेलम और दूसरा है पोन्स। और जो माइलेनसेफेलॉन है, उसके अंदर आ जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर कवर की हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ कवर की थी, यानी कि ब्रेन के ऊपर जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हम लोग फोर ब्रेन के टेलेंसेफेलॉन, सेरिबेरम और ओलिफैक्टरी बल्ब को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने देखना है, अभी तक नहीं देखा, तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आप कहाँ जाएंगे? आप पार्ट 1। फिर उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया डायनसेफेलॉन को। डायनसेफेलॉन के अंदर हम लोगों ने थैलेमस को पढ़ लिया, लिम्बिक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस को, इसको हम लोग कहाँ कवर किया? हम लोगों ने कवर किया हमारे पार्ट 2 के अंदर। अगर आप लोगों ने देखना है तो आप पार्ट 2 को लगाएंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इसके ऊपर, मिड ब्रेन के ऊपर। पहले मिड ब्रेन को देखेंगे, फिर हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन के जो कंपोनेंट्स है सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको हम लोग कवर करेंगे हमारे आज के लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर पार्ट 3 के अंदर। इसके अलावा हम लोग एक और चीज़ को कवर करेंगे, डैट इज़ ब्रेन स्टेम। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रेन स्टेम क्या है? ब्रेन स्टेम कुछ भी नहीं है। बहुत सा
इजी सा टॉपिक है, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग लास्ट में आज ही कवर कर लेंगे, ब्रेन स्टेम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और डिटेल में पढ़ते हैं मिड ब्रेन को, हाइंड ब्रेन को और ब्रेन स्टेम को। मिड ब्रेन जैसे हमें इसका नाम ही इसकी लोकेशन को बता रहा है, इसकी पोजीशन को बता रहा है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो ब्रेन के अपर पार्ट जिसे फोर ब्रेन कहा जाता है उसके और ब्रेन का जो सबसे लोअर पार्ट होता है हैंड ब्रेन उसके दरमियान में प्रेजेंट होता है, इसलिए इस पोर्शन को मिड ब्रेन कहा जाता है, यानी कि जो दो ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन। ये जो मिड ब्रेन होता है ये ह्यूमंस के अंदर फुली डेवलप नहीं होता, जबकि अगर हम लोग बाकी एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर ये जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ब्रेन का वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होता है। अभी जो मिड ब्रेन होता है ये क्या करता है, ये ब्रेन के अपर पार्ट फोर ब्रेन और लोअर पार्ट हाइंड ब्रेन के बीच इंफॉर्मेशन सिग्नल पास करने का काम करता है, इसीलिए कहा जाता है कि मिड ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट रिले सेंटर के तौर पर एक्ट करता है। रिले सेंटर का क्या मतलब होता है, रिले सेंटर का मतलब होता है कनेक्ट करता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को। अभी जो मिड ब्रेन होता है मिड ब्रेन के अंदर मिड ब्रेन के पास एक रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन मिड ब्रेन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे रेटिकुलर फॉर्मेशन कहा जाता है। ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है एक्चुअल में ये न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहा जाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। और ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है ये ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बॉडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। अगर हम लोग इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है ये ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन स्टेम में तीन चीज़ें आती हैं। ब्रेन स्टेम में एक आता है मिड ब्रेन, दूसरा आता है पोन्स और तीसरा आता है मेडोला। अब ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होते हैं ये ब्रेन स्टेम के सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से यहाँ से शुरू होकर ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है और हाइंड ब्रेन का जो सबसे लोअर पार्ट होता है जिससे मेडोला ऑब्लोंगेटा कहते हैं वहाँ पर जाके रेटिकुलर फॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन रेटिकुलर फॉर्मेशन का जो कुछ हिस्सा होता है इसके एक्चुअल में जो कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, क्योंकि न्यूरॉन है ना, तो न्यूरॉन्स की जो प्रोजेक्शंस होती हैं जैसे कि डेंड्राइट्स वगैरह या और भी जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो दूसरे पार्ट्स में यानी कि फोर ब्रेन में भी फैली होती है और इसका कुछ हिस्सा जो होता है वो फोर ब्रेन के थैलेमस और हाइपोथैलेमस तक भी एक्सटेंड कर रहा होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है ये फोर ब्रेन के थैलेमस से शुरू होकर हाइंड ब्रेन के मेडोला ओब्लोगेंटा तक एक्सटेंड करता है, लेकिन जिसका जो मेजर पोर्शन होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और किन किन फंक्शंस को परफॉर्म करने में ये हेल्प करता है, देखें। ये डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है और वहाँ पर किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, वहाँ पर कंट्रोल करता है स्लीप एंड वेक साइकिल को, उठने और जागने के साइकिल जो होता है ये उसको कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अलावा ये रोल प्ले करता है मसल मूवमेंट के अंदर, हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं या फिर डिज़ायर होती हैं, एरोजल्स होते हैं, ये उन्हें भी कंट्रोल कर रहा होता है। उसके साथ साथ इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन और डाइजेशन, ये इन सब में भी एक मेजर रोल प्ले करता है, इन सब फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग हाइंड ब्रेन को, जो कि ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है और हाइंड का मतलब होता है पीछे वाला, ये सबसे पीछे वाला पार्ट होता है। हाइंड ब्रेन के आगे से डिवीजन की गई है, तीन पार्ट होते हैं। इसका सबसे पहला पार्ट होता है पोन्स, उसके बाद होता है सेरिबेलम और फिर होता है मेडोला ऑब्लोंगेटा। यानी कि अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें तो डायग्राम में ये वाला सेरिबेलम, फिर पोन्स और मेडोला, ये वाला जो पूरा है आज हम लोग इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पोन्स को। पोन्स क्या होता है, देखें। पोन्स जो होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास मिड ब्रेन है, दिस इज अ मिड ब्रेन। ये वाला इतना जो हिस्सा है ये हमारे पास क्या है, ये मिड ब्रेन वाला हिस्सा, ये सारा वाला। इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारे पास
पॉन्स का। अब पॉन्स क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज, यानी कि पुल के तौर पर काम करता है, ब्रिज के तौर पर काम कर रहा होता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ये ब्रिज के तौर पर काम करता है और ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करता है। किस तरह से कनेक्ट करता है, देखिए ये पॉन्स जो है ये यहाँ पर दरमियान में प्रेजेंट है। अब जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से पहले कहाँ पर आएगी, पॉन्स में आएगी। ठीक है, पॉन्स में फिर अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर सेरिबेलम में जानी है तो सबसे पहले पॉन्स में आएगी, फिर सेरिबेलम में जाएगी। इसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन है वो जो सेरिबेलम से अगर मिड ब्रेन की तरफ जानी है तो वो सबसे पहले कहाँ पर आएगी, पॉन्स में आएगी, फिर कहाँ पर जाएगी, मिड ब्रेन में जाएगी। और अगर मिड ब्रेन से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर यहाँ से मिड ब्रेन से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसने मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाना है तो वो कहाँ पर रुकेगी, सबसे पहले यहाँ पर पॉन्स में रुकेगी। अगर मिड ब्रेन से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसने सेरिबेलम में जाना है तो वो भी कहाँ पर सबसे पहले पॉन्स में आएगी, फिर कहाँ पर जाएगी, सेरिबेलम में जाएगी। इसीलिए कहा जाता है ये क्या करता है, ये डिफरेंट पार्ट्स को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है और उनके दरमियान में ब्रिज के तौर पर काम करता है और उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करवाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मेडुला से सेरिबेलम में जानी है या मेडुला से मिड ब्रेन की तरफ जानी है, सबसे पहले पॉन्स में आएगी। मिड ब्रेन से सेरिबेलम में जानी है या मिड ब्रेन से मेडुला में आनी है तो वो कहाँ पर रुकेगी, वो पॉन्स में रुकेगी। अब एक तो ये ब्रिज के तौर पर काम करता है, उसके साथ साथ ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारे रेट ऑफ ब्रीथिंग को। रेट ऑफ ब्रीथिंग यानी कि कितने रेट से ब्रीथिंग होगी उसको कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये कंट्रोल करता है हमारे स्लीप एंड वेक साइकिल को, उठने और जागने का जो साइकिल होता है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट है सेरिबेलम। अब ये जो सेरिबेलम होता है, ये सेरिबेलम इज़ जस्ट लाइक अ सेरिबेरम, लेकिन सेरिबेलम जो है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट जो था वो होता है हमारे पास सेरिबेरम। ज़्यादातर जो ब्रेन को कवर किया होता है, हिस्से ने कवर किया होता है, वो होता है सेरिबेरम। सेरिबेरम के बाद जो लार्जेस्ट हमारे पास पोर्शन कवर किया होता है वो किसने किया होता है, वो इसने सेरिबेलम ने किया होता है। अब देखें ये सेरिबेलम जो होता है ये बिल्कुल साइड पर हट के प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, ये है हमारे पास, ये बिल्कुल ये वाला साइड वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है हमारे पास, ये है सेरिबेलम। ये जो ब्लू के साथ मैंने आपको किया हुआ है, ये याद रखिएगा सेरिबेलम जो होता है ये जो ब्रेन स्टेम होती है, ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये बिल्कुल हट के बिल्कुल साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। सबसे पहले इसका जो फंक्शन होता है वो होता है बॉडी बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम में, यानी कि बॉडी को बैलेंस में रखना और इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना बॉडी के दरमियान में। अगर हम इंसान अपनी दोनों टांगों पर खड़े हो पाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो सेरिबेलम है वो ठीक से काम कर रहा होता है। इंसान सिर्फ दो टांगों पर ही नहीं खड़ा हो पाता। आपने अक्सर बच्चों को गेम खेलते हुए देखी होगी, वो क्या करते हैं, एक टांग को उठा लेते हैं और दूसरी टांग के ऊपर खड़े हो जाते हैं और एक टांग को उठाकर सिर्फ एक टांग के ऊपर ही क्या करते हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। वो किस तरह से कर पाते हैं, वो इस तरह से कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो सेरिबेलम होता है वो उन्हें कमांड देता है कि आप एक टांग के ऊपर अपना पूरे का पूरा जो बैलेंस है उसको मेंटेन करें। उसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन होता है वो होता है बॉडी पोस्चर के तौर पर। अब बॉडी पोस्चर क्या होता है, बॉडी पोस्चर का मतलब होता है, आप इसे बॉडी पोजीशन भी कह सकते हैं। हमारी बहुत सारी जो बॉडी होती है वो दिन में डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स में यानी कि डिफरेंट पोजीशंस में आती है। कभी आप खड़े होते हैं, कभी आप बैठे हुए होते हैं, कभी आप लेट जाते हैं, कभी अक्सर ऐसा होता है कि आप बिल्कुल एक साइड पर झुक जाते हैं, या कोई चीज़ उठाने के लिए आप अगर खड़े हुए हैं तो कोई चीज़ उठाने के लिए आप फ़ौरन से नीचे झुक जाते हैं। वो सारी पोजीशन होती हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है सेरिबेलम। कभी आपने सोचा है कि एकदम आप लेटे होते हैं, लेटे लेटे आप उठ जाते हैं और उठ के चलने लग जाते हैं। अब एक पोजीशन, लेटना एक हालत है, एक पोजीशन है, उस पोजीशन से उठकर फ़ौरन से चलने लग जाते हैं, किस तरह से पॉसिबल हो पाता है, ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है सेरिबेलम। इसी तरह बैठे हों तो बैठे बैठे आप लेट जाते हैं और आपकी बॉडी जो होती है वो उस हालत में आ जाती है।
फिर आप चलने लग जाते हैं, चलना, बैठना, उठना, और आप खड़े हैं, चल रहे हैं, चलते चलते कोई चीज़ नीचे गिर गई है, मोबाइल वगैरह नीचे गिर गया, पेन नीचे गिर गया, तो फ़ौरन से आप क्या करते हैं, झुक जाते हैं, आप बेंड हो जाते हैं, आपकी पूरा जो जिस्म होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है और वो चीज़ उठा के फ़ौरन से आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से पॉसिबल होता है? ये सारी चीज़ें क्या कंट्रोल कर रही होती हैं? ये कंट्रोल कर रहा होता है सेरिबेलम। इसलिए कहा जाता है बॉडी बैलेंसिंग करना, इक्विलिब्रियम में बॉडी को लेकर आना, बॉडी पोस्चर्स को कंट्रोल करना, ये सारा किसके अंडर कंट्रोल होता है? ये होता है सेरिबेलम के। इसके अलावा सेरिबेलम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। ये देखिए, जब आप लोगों ने अक्सर गेम्स खेल रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आपकी तरफ उछाले, जैसे कैच, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्रिकेट में जो इंसान फील्डिंग कर रहा होता है, जैसे ही जो बैट्समैन है वो बॉल को फेंकता है, तो फील्डिंग करने वाले क्या होते हैं, फ़ौरन से पीछे की तरफ भागते हैं और हाथ बना के उसको कैच को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब वो एक तो आप हमारी नज़रें बॉल के ऊपर होती हैं, उसके साथ साथ पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। पीछे पीछे भागने के साथ क्या करते हैं, पूरा हाथ का वो एक बना के पोस्चर बना के पोजीशन बना के उस कैच को उसको कैच को पकड़ते हैं। ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ये कंट्रोल कर रहा होता है सेरिबेलम। उसके अलावा सेरिबेलम क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करवाता है मसल्स की एक्टिविटी को, यानी कि जितने भी बॉडी के मसल्स हैं उन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि उनके दरमियान में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, ताकि हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो स्मूथ और एक्यूरेट मोशन हो सके। अगर सेरिबेलम के अंदर किसी भी टाइप की डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारी जो मूवमेंट होती है बॉडी की वो जर्की और शेकी हो जाती है। जर्की और शेकी का मतलब ये होता है कि झटके लगने लग जाते हैं, चलते चलते अक्सर चक्कर आने लग जाते हैं, या इधर उधर गिरने लग जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। हमारी जो मूवमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हम सही तरह से मूव नहीं कर पाते। हमारी जो बॉडी होती है, जो चक्कर आ रहे होते हैं, देखे चक्कर आ रहे होते हैं, तो एकदम से कोई भी इंसान खड़ा होता है, उसको खड़े खड़े जब वो उठता है, अक्सर लोगों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, लेकिन ये अक्सर होता है कि कोई भी इंसान खड़ा हुआ है, खड़े खड़े उसको एकदम से चक्कर आने लग जाता है, तो उसको समझ नहीं आती। तो वो किस वजह से होता है? ये सारी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होती है? सेरिबेलम। सेरिबेलम का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये होता है बॉडी को बैलेंस करवाना, उसके अलावा बॉडी की पोस्चर यानी कि पोजीशन को मेंटेन रखना। नेक्स्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ये क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन होता है। पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन का मतलब होता है कि ब्रेन का सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर हम लोग इसकी शेप की बात करेंगे, किस तरह की इसकी शेप होती है, इट इज़ ब्रॉड इन फ्रंट, ये फ्रंट से ब्रॉड होता है यानी कि चौड़ा होता है, एंड नैरो बिहाइंड, और पीछे जाके जैसे ही पीछे जा रहा होता है वहाँ से क्या होता है? नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है। वेर इट इज़ कॉन्टीन्यूस विद स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से जाके ये क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिल जाता है, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा की शेप देखें, यहाँ से क्या है? ये ब्रॉड है, लेकिन जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के पास आ रही है तो ये क्या होता जा रहा है? ये तंग होता जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखें, ये क्या होता जा रहा है? ये नैरो होता जा रहा है, तंग होता जा रहा है, और जहाँ से इसने जिस पॉइंट पर इसने स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलना है, ये है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से ये क्या होता है? नैरो हो जाता है। यही लिखा हुआ है, इट इज़ ब्रॉड इन फ्रंट, ये फ्रंट से ब्रॉड होता है, एंड नैरो बिहाइंड वेयर इट इज़ कॉन्टीन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिल जाता है। अब ये क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस की बात करें, इट इज़ द हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। ये हाईवे होता है, यानी कि ये रास्ता होता है ब्रेन और बॉडी के दरमियान कम्युनिकेशन का। देखे, अब कोई भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर, ये बॉडी है, ये बॉडी से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सबसे पहले कहाँ से आएगी? वो स्पाइनल कॉर्ड में आएगी। स्पाइनल कॉर्ड से वो कहाँ पर जाएगी? ब्रेन के किस हिस्से में सबसे पहले एंटर होगी? वो एंटर होगी मेडुला ऑब्लोंगेटा के। इसीलिए कहा जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो क्या है? हाईवे है कम्युनिकेशन का बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। ब्रेन के जब भी ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन आनी है, किसी भी पार्ट से आनी है, वो सबसे पहले कहाँ पर आएगी?
वो मेडोला ऑब्लोगेटा के अंदर आएगी। फिर मेडोला ऑब्लोगेटा से आगे ऊपर की तरफ डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इंफॉर्मेशन है जो जाएगी। इसी तरह ऊपर से कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन से आ रही है वो सबसे आखिर में कहाँ पर आएगी, मेडोला ऑब्लोगेटा आएगी, और मेडोला ऑब्लोगेटा से कहाँ पर जाएगी, आगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगी। ये क्या होता है, ये रास्ता होता है बॉडी के दरमियान और ब्रेन के दरमियान लिंक का। इसके अलावा इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं जो डिफरेंट इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो मेडोला ऑब्लोगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को और ब्रीथिंग वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अलावा कार्डिक सेंटर होता है जो हार्ट बीट और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा स्लाइवरी सिक्रेशंस, स्वॉल्विंग, वॉमिटिंग, कफिंग और स्नीजिंग जैसे रिफ्लेक्स सेंटर की भी जो लोकेशन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो मेडोला ऑब्लोगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन रिफ्लेक्स सेंटर की वजह से हमारी बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं, वो किसी रुकावट के बगैर स्मूथली चल रहे होते हैं। और वो कहाँ पर उनका जो लोकेशन होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं मेडोला ऑब्लोगेटा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रेन स्टेम को। ब्रेन स्टेम क्या होती है, देखिए यहाँ पर वर्ड है स्टेम। स्टेम का क्या मतलब होता है, स्टेम का मतलब होता है शाख, ठीक है। स्टेम का क्या मतलब होता है, स्टेम का मतलब होता है शाख। जिस तरह से हम लोग उसकी बात करते हैं, एक दरख्त होता है, दरख्त में एक स्टेम होती है, स्टेम होते हैं ना, देखें यहाँ पर इस तरह से अगर मैं दरख्त बनाऊँ तो ये इसकी स्टेम है जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्या होता है, दरख्त खड़ा हुआ होता है, फैला हुआ होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। इसी तरह जो ब्रेन है, ब्रेन की भी एक स्टेम होती है। अब ब्रेन की स्टेम जो होती है वो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से शुरू होकर ये जो ग्रीन वाला है, एक मिनट में बाकी सारी चीज़ों को रेस कर देती हूँ। ये ब्रेन स्टेम है, ब्रेन की एक शाख है जिसके ऊपर पूरे का पूरा जो ब्रेन है वो खड़ा हुआ है। ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर बिल्कुल सीधी जिस तरह दरख्त की होती है ब्रेन स्टेम है। अब ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, सबसे पहले ब्रेन स्टेम का हिस्सा होता है वो होता है मिड ब्रेन। ये ऊपर वाला, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, वो क्या है, वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जिसे मेसेंसेफेलॉन भी कहते हैं। उसके बाद ब्रेन का जो हिस्सा होता है वो होता है पोन्स, जिसे मेटेनसेफेलॉन भी कहते हैं। ये यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक आता है, ये है मेटेनसेफेलॉन। और सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है मेडोला ऑब्लोंगेटा, जिसे माइलेनसेफेलॉन भी कहते हैं। और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये है हमारे पास मेडोला ऑब्लोंगेटा। अब याद रखिएगा ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। ब्रेन स्टेम के अंदर आता है मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम के अंदर आता है पोन्स और ब्रेन स्टेम के अंदर आता है मेडोला ऑब्लोंगेटा। ये एमसीक्यूज़ बहुत जगह पर आया है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, यहाँ तक कि एमकेट वगैरह के अंदर भी पूछा जाता है। क्या ब्रेन स्टेम के अंदर सेरिबेलम प्रेजेंट होता है? तो स्टूडेंट क्या समझते हैं, अच्छा अगर पोन्स प्रेजेंट है, मेडोला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली क्या होगा, सेरिबेलम भी प्रेजेंट होगा। तो याद रखिएगा ब्रेन स्टेम के अंदर सेरिबेलम प्रेजेंट नहीं होता। क्यों प्रेजेंट नहीं होता, देखिए ये सेरिबेलम तो बिल्कुल इस तरह से साइड के अंदर प्रेजेंट है, ये वाला बिल्कुल सेरिबेलम जो है वो साइड के अंदर प्रेजेंट है, वो ब्रेन स्टेम के अंदर नहीं आ रहा। ब्रेन स्टेम में सिर्फ 3 हिस्से आते हैं, मिड ब्रेन आता है और हाइंड ब्रेन के 2 हिस्से आते हैं। कौन कौन से आते हैं, पोन्स आते हैं और मेडोला ऑब्लोंगेटा होते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक ही जगह पर एक ही मतलब डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, सीधे प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेरिबेलम जो होता है वो हट कर प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम से, इसलिए ब्रेन स्टेम के अंदर सेरिबेलम नहीं आता।
इस पॉइंट को आपने याद रखना ही, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है और बच्चे जो है वो गलत कर देते हैं। वो समझते हैं हाइंड ब्रेन का अगर पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा प्रेजेंट है तो डेफिनेटली सेरिबेलम भी प्रेजेंट होगा। सेरिबेलम जो होता है वो ब्रेन स्टेम का हिस्सा नहीं होता।